हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th डीएवी के साइंस चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम की बुक एक्सरसाइजेज। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर चैप्टर रीडिंग नहीं की है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। The spiral shaped galaxy in which our solar system is located is known as the dash। स्पाइरल शेप यानी इस शेप की एक गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, उसको क्या कहा जाता है? द आंसर इज मिल्की वे। इसका आंसर आएगा मिल्की वे गैलेक्सी। आगे आता है नेक्स्ट पार्ट। द वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून एज सीन बाय अस ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड डैश ऑफ द मून। देखिए, मून की जो शेप है वो लगातार चेंज होती रहती है, कभी घटती रहती है, कभी बढ़ती रहती है। तो ये मून के घटते बढ़ती जो शेप्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? द आंसर इज फेजेस ऑफ द मून। इसका आंसर आएगा फेजेस, PHASES। द टेम्परेचर ऑन मून रेंजेस फ्रॉम डैश एट नून टू डैश एट नाइट। मून की सरफेस पे टेम्परेचर दिन के वक्त कितना और रात के वक्त कितना रहता है? तो दिन के वक्त नून टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है मून का टेम्परेचर। द प्लैनेट नोन टू हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स एट प्रेजेंट इज डैश। इस वक्त सोलर सिस्टम के किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं? द आंसर इज सैटर्न। द कॉमेट विच विजिट्स द अर्थ आफ्टर एवरी 76 ईयर्स इज द डैश। एक कॉमेट का नाम बताओ जो हर 76 ईयर्स के बाद सोलर सिस्टम में विजिट करता है, अर्थ के आसपास से गुजरता है। द आंसर इज हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट इसका आंसर आएगा। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। इसका आंसर आएगा मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हैलीज कॉमेट क्लास फिलअप 5 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। देखिए, मैच द फॉलोइंग के आंसर्स देखिए। अर्थ से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? द आंसर इज सन। नाइट स्काई में रात को सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा कौन सा होता है? द आंसर इज सीरियस। स्टार्स विच अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। ऐसा स्टार जो अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के रिलेशन में अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता कभी भी। द आंसर इज पोल स्टार। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है और कभी भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अर्थ के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिलेशन, एक कॉन्स्टिलेशन ओरायन। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में सीरीज। ग्लोबल कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। आगे आता है एक स्टार जो कि अर्थ से 20 लाइट ईयर्स दूर है। अचानक उसमें उस स्टार से आने वाली लाइट कितना टाइम लेगी अर्थ तक आने में? यानी कोई स्टार है, उसकी लाइट अचानक ब्राइट हो जाती है, ठीक है, और वो 20 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। तो बताओ उस चेंज को ऑब्जर्व करने में हमें कितना टाइम लगेगा? द आंसर इज 20 ईयर्स। क्योंकि 20 लाइट ईयर्स का मतलब ही यही है कि लाइट को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 ईयर्स लगेंगे, 20 साल लगेंगे। 3 स्टार्स हैं जिनमें से स्टार ए ब्लू कलर का है, स्टार सी व्हाइट कलर का है और स्टार बी जो है रेड कलर का है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखना हमें। तो सबसे कम टेम्परेचर है स्टार बी का जो कि रेड कलर का है, उससे ज्यादा टेम्परेचर है स्टार सी का जो कि व्हाइट कलर का है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर है स्टार ए का जो कि ब्लू कलर का है। आपकी बुक में ही मेंशन्ड है स्टूडेंट, लो टेम्परेचर वाले स्टार्स रेड कलर के होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर वाले स्टार्स व्हाइट कलर के होते हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर वाले स्टार्स ब्लू कलर की सरफेस रखते हैं। स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम द अर्थ। दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश। स्टार्स जो होते हैं, सन जैसे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं हमें आसमान में। इसका मतलब अर्थ की रोटेशन कहां से कहां है? वेस्ट टू ईस्ट है। देखिए, ज्यादातर जो स्टार्स हैं वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं। स्टार्स हमें मूव करते हुए या सन हमें मूव करता हुआ इसलिए नजर आता है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, इसीलिए सन मूव करता हुआ नजर आता है। आगे आता है नेक्स्ट। फेजेस ऑफ द मून आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज मून के फेजेस का मतलब चांद का घटना और बढ़ना हम क्यों ऑब्जर्व कर पाते हैं? द आंसर इज इट इज ओनली सनलाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय सम पार्ट्स ऑफ द मून दैट रीचेस द अर्थ। क्योंकि मून के कुछ हिस्से पे ही लाइट पड़ती है और जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है वही हमें नजर आता है, बाकी नजर नहीं आता है। आगे आता है द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ occurs बिकॉज अर्थ के ऊपर सीजन्स आते हैं, समर विंटर, इस तरह के सीजन्स क्यों आते हैं?
इस तरह के सीजन्स इसलिए आते हैं क्योंकि अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ झुका हुआ होता है वो समर एक्सपीरियंस करता है, और अर्थ का जो पार्ट सन से थोड़ा सा दूर टिल्टेड होता है, थोड़ा सा दूर इंक्लाइंड होता है, वहां पे विंटर्स महसूस किए जाते हैं। इस डायग्राम में एक कॉमेट की अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई हैं। किस पोजीशन में कॉमेट की टेल सबसे लंबी दिखाई देगी? तो जाहिर सी बात है कॉमेट की जो टेल दिखाई देती है वो सन की वजह से दिखाई देती है, क्योंकि ए पोजीशन में कॉमेट सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए ए पोजीशन पे ही उसकी जो टेल है वो सबसे लंबी दिखाई देगी। आगे आता है आपका डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। नेम द टू स्टार्स क्लोजेस्ट टू अस। पहला सन है और एक और दूसरा क्लोजेस्ट स्टार यहाँ पे आ सकता है प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। ये कुछ स्टार्स हैं जो हमसे क्लोजेस्ट हैं। सीरियस हमसे उतना क्लोज नहीं है जो इसने आंसर में लिखा है जितना कि अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है स्काई में? द आंसर इज डे टाइम में तो होता है सन और नाइट टाइम में होता है अल्फा सेंचुरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा इसने आंसर लिखा है यहाँ, लेकिन स्टूडेंट्स इसका लिखा हुआ यहाँ गलत है। यहाँ अल्फा सेंचुरी नहीं, यहाँ सीरियस आएगा। जो नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो होता है सीरियस। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरियस आंसर लिखना है। आगे आता है आइडेंटिफाई द प्लेनेट। प्लेनेट का बताना है हमें लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है। सबसे पहले हमें बताना है लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, और बी पार्ट में बताना है कौन सा प्लेनेट सन के सबसे क्लोजेस्ट है, और सी पार्ट में बताना है कौन से प्लेनेट के दो मून्स हैं जिनका नाम फोबोस और डेमोस हैं। तो पहला लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। पहला लार्जेस्ट प्लेनेट जो है जुपिटर, जो क्लोजेस्ट टू सन है वो है मर्क्यूरी, और जिसके फोबोस और डीमोस नाम के मून्स हैं वो है हमारा मार्स। आगे आता है डी पार्ट। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? ई पार्ट है जिसके पास रिंग्स हैं, ऐसा प्लेनेट जिसके पास यूनिक रिंग्स हैं जो किसी दूसरी प्लेनेट के पास नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स रेड प्लेनेट का आंसर आएगा मार्स, और जिसके पास रिंग्स हैं उसका आंसर आएगा सैटर्न। अगला आता है आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स किस प्लेनेट के पास हैं? किस प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, और किस प्लेनेट का नाम रोमन सी गॉड के नाम पे रखा गया है? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का आंसर आएगा सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स वाला सैटर्न। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वीनस, और जिसका नाम रोमन सी गॉड के नाम पे रखा हुआ है। द आंसर इज नेपच्यून। डेफिनेशन देनी है हमें, पहली डेफिनेशन देनी है मिल्की वे की, दूसरी देनी है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। देखिए मिल्की वे स्पाइरल शेप की गैलेक्सी जिसका हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है, स्पाइरल शेप की गैलेक्सी जिसका सोलर सिस्टम एक पार्ट है उसको कहा गया है मिल्की वे गैलेक्सी। सेकंड डेफिनेशन है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो कि आउटर स्पेस में अर्थ के बाहर के स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। आगे आता है कि स्टार के बारे में पूछा इसने, पोल स्टार कौन सा है? जो स्टार अर्थ से देखने पे स्टेशनरी नजर आता है, यानी जो स्टार अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता उसको पोल स्टार कहा जाता है। आगे पूछा है कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक प्रॉपर शेप या प्रॉपर पैटर्न बनाता है जो पहचान में आ सकता है उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेट बेयर, ओरायन, कैसियोपिया, ये एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टेलेशन के। एस्टेरॉइड्स छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं और मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाई जाती हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि छोटे होते हैं साइज में प्लैनेट्स के कंपैरिजन में और सन के चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन फिक्स्ड रखती हैं, चेंज नहीं करती हैं। वो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए अर्थ के किसी एक जगह पे से जब हम उसको फोकस करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इस तरह की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमारे बहुत काम आती हैं। आगे आता है आपका जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है? कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं और जिनका जो ऑर्बिट होता है वो काफी लंबा होता है और काफी कई साल लगते हैं उनको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में, उनको कहा जाता है कॉमेट्स। एच पार्ट है लाइट ईयर। क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को कहा जाता है लाइट ईयर।
आगे आता है मिटियोर किसे कहा जाता है? रॉक या मेटल का कोई पीस जो कि आसमान में फ्रिक्शन की वजह से बर्न करता है और ब्राइटली ग्लो करना शुरू कर देता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही उसको कहा जाता है मिटियोर। कई बार क्या आते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े या बड़े बड़े मेटल के पीसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं घूमते घूमते, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से ये आग पकड़ लेते हैं, जलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं स्काई में, और इनको कहा जाता है मिटियोर्स। मिटियोराइट क्या होता है? रॉक का एक ऐसा पीस जो अर्थ के ऊपर आके गिरता है आउटर स्पेस से, आउटर स्पेस से अर्थ की सरफेस पे आके जो गिरता है रॉक पीस, उसको कहा जाता है मिटियोराइट। आगे आता है नेम द विजिबल लेयर ऑफ सन गिव एन एस्टिमेट ऑफ इट्स टेम्परेचर। अर्थ की जो सरफेस हमें नजर आती है, जो लेयर हमें नजर आती है, उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर, और उसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन के आसपास होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ई पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, पोल स्टार को कैसे लोकेट किया जाता है? डायग्राम की हेल्प से बताइए। बिग डिपर की हेल्प से नॉर्दर्न स्काई में लोकेट किया जा सकता है पोल स्टार को। जो दो स्टार्स होते हैं टॉप पे, उनको पॉइंटर्स कहा जाता है। देखिए ये वाला स्टार और ये वाला स्टार, इन दोनों को पॉइंटर कहा जाता है। इन दोनों स्टार से एक सीधी लाइन खींचिए, ये लाइन एक काफी ब्राइट स्टार के ऊपर जाके खत्म होगी, और वही ब्राइट स्टार क्या होगा? आपका पोल स्टार होगा। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम जरूर बनाएं स्टूडेंट्स। आगे आता है डिफरेंसेस बताने हमें। ए पार्ट में स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन के बीच में, बी पार्ट में स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में। देखिए स्टार जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है जिसके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। कॉन्स्टेलेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ मैनी स्टार्स होता है, कई स्टार्स का ग्रुप जो कि एक प्रॉपर शेप बनाता हो, पैटर्न बनाता हो स्काई में, उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। सीरियस एक स्टार है जबकि ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है। जिन स्टार्स की खुद की लाइट होती है जबकि प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, स्टार्स जो होते हैं वो कंपैरिजन में अक्सर प्लैनेट से बड़े होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो अक्सर स्टार्स से छोटे होते हैं, और अमूमन प्लैनेट्स स्टार्स के चक्कर लगाते हैं, स्टार्स प्लैनेट्स के चक्कर नहीं लगाते। ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में तो क्या हो गया आपका, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। सेकंड हो गया स्टार्स आर यूजुअली लार्जर देन प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स पे आप लिखेंगे प्लैनेट्स आर यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। ठीक है, अगला आता है स्टार्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में आप लिख सकते हैं प्लैनेट्स यूजुअली रिवॉल्व अराउंड स्टार्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें 3 डिफरेंसेस। अगला आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं वो रॉक्स के बने होते हैं, जबकि जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं वो जनरली गैसेस के बने होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पहले 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनको वो लास्ट 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है। 2 डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके। और तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स का। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनके ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं होते, 1 या 2 तक ही सैटेलाइट्स होते हैं, उनके ज्यादा नहीं होते हैं। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, अगला आता है आपका डी पार्ट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स में डिफरेंसेस पूछे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जबकि नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, यानी अपने आप बने होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स को मून भी बोल देते हैं, उस प्लैनेट का मून भी बोल देते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट्स का इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल, मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, आर्यभट्टा, इनसेट, ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। आगे आता है हमें इन तीनों कॉन्स्टेलेशंस एक्स, वाई और जेड को हमें जो है आइडेंटिफाई करना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले जो एक्स कॉन्स्टेलेशन है स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली कॉन्स्टेलेशन है, नेम द कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू लोकेट। इसमें सबसे पहली जो कॉन्स्टेलेशन है स्टूडेंट्स, पहली, दिस इज ओरायन। ये हमारी ओरायन कॉन्स्टेलेशन है जो कि किसी हंटर की तरह, किसी हंटर के सूट की तरह दिखाई देती है। ये उस तरह की कॉन्स्टेलेशन है एक। ठीक है, वाई जो कॉन्स्टेलेशन है, दिस इज बिग डिपर, ये बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो कॉन्स्टेलेशन है दैट इज कैसियोपिया। ये जो कॉन्स्टेलेशन है दिस इज कैसियोपिया। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें हमारा ए पार्ट है स्टूडेंट्स उस कॉन्स्टेलेशन का नाम बताइए जिसकी हेल्प से हम सीरियस स्टार को लोकेट कर सकते हैं। द आंसर इज ओरायन। उस कॉन्स्टेलेशन का नाम बताइए जिससे हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। द आंसर इज बिग डिपर। और उस कॉन्स्टेलेशन का नाम बताइए जो कि स्प्रिंग सीजन में दिखाई देती है और विंटर सीजन में दिखाई देती है।
अर्सा मेजर जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है। कैसियोपिया जो होती है वो विंटर सीजन में नजर आती है। स्प्रिंग सीजन में स्टूडेंट्स जो अर्सा मेजर इसने नाम बताया, इसको बिग डिपर बोला है हमने। ए और बी जो स्टार्स हैं एक्स कॉन्स्टेलेशन में, उनका क्या नाम है? ए तो है बेटलगीज और बी है रिगेट। यहाँ पे देखिए बेटलगीज और रिगेट की कौन कौन से स्टार्स हैं, देखिए ये दिस इज बेटलगीज और दिस इज रिगेट, ये जो स्टार्स हैं, और आयन के 2 स्टार्स के नाम इसने बताए हैं हमें यहाँ। आगे आता है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, हमें इनके रीजंस देने हैं, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं, रीजंस देने हैं हमें इसके। देखिए यूरेनस जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का नजर आता है। यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का नजर इसीलिए आता है क्योंकि उसके ऊपर मीथेन गैस की प्रेजेंस है और उसका टेम्परेचर कोल्ड एंड क्लियर रहता है, एटमॉस्फेयर कोल्ड एंड क्लियर रहता है, इसलिए ब्लू ग्रीन कलर का नजर आता है यूरेनस हमें। वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, लेकिन मरकरी इस अर्थ के सन के क्लोजेस्ट होता है। मरकरी सन के सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन फिर भी वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? मरकरी से भी ज्यादा हॉट होता है वीनस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। आगे आता है द शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर्स टू चेंज एवरी डे। जो मून होता है उसका ब्राइट साइड हमेशा घटता बढ़ता रहता है, यानी अर्थ से देखने पे मून का साइज हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। इसका क्या रीजन है हमें ये बताना है सी पार्ट का। तो इसका आंसर देखिए क्या है, जो रोटेशन पीरियड है और जो रेवोल्यूशन पीरियड है मून का वो बिल्कुल सेम है। अर्थ, सन और मून के ब्राइट पोजीशन की रिलेटिव पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, इसीलिए मून का जो शेप एंड साइज है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है हर दिन, कभी घटता रहता है और कभी बढ़ता रहता है। कॉमेट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन। कॉमेट्स सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वो सन के आसपास होते हैं, वरना वो नजर ही नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉमेट्स जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉमेट्स जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं साइज में, लेकिन उनकी एक टेल बन जाती है, टेल नहीं स्टूडेंट्स टेल आएगा, उनकी एक वेपर्स की टेल बन जाती है जब वो सन के आसपास आ जाते हैं, और यही जो टेल होती है ये लंबी हो जाती है सन के क्लोज आ जाने पे। इसी वजह से सन जो है नजर आना शुरू हो जाता है जब वो सन के पास आता है, तो क्योंकि उसकी टेल बन जाती है एक वेपर बन जाने की वजह से, सन की हीट की वजह से कॉमेट के पीछे एक टेल बन जाती है वेपर्स की, ठीक है। वो टेल इल्यूमिनेटेड लाइट एनलाइटेंड नजर आती हैं हमें, इसीलिए हमें कॉमेट भी नजर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डी पार्ट में क्या है देखिए, स्टार जो होता है वो 4 मिनट पहले दिखाई देता है स्काई में प्रीवियस डे के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ऐसा क्योंकि अर्थ का जो रेवोल्यूशन और रोटेशन होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। स्टार की जो पोजीशन होती है स्काई में वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से। आगे आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो टेलीविजन प्रोग्राम सिग्नल्स को लंबी दूरी तक कैसे ट्रेवल करवा पाती हैं। सैटेलाइट जो होती है वो ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल रिसीव करती है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है और फिर उस सिग्नल को दोबारा अर्थ के रिसीविंग स्टेशन तक भेजती है। देखिए पहले तो अर्थ का एक ग्राउंड स्टेशन होता है, वो सिग्नल को भेजता है सैटेलाइट तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सैटेलाइट तक सिग्नल भेजने के बाद एक बार सैटेलाइट तक सिग्नल भेज दिया तो सैटेलाइट उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी और वापस भेजेगी फिर रिसीविंग स्टेशन तक। रिसीविंग स्टेशन फॉर एग्जांपल हमारा टेलीविजन होता है, वो भी एक रिसीविंग स्टेशन की तरह काम कर सकता है। आगे आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में सुमित नाम की एक लड़की का जिक्र है जो 9th क्लास में पढ़ता था और काफी ब्राइट स्टूडेंट था, एकेडमिकली भी पढ़ाई में भी अच्छा था, रिस्पेक्ट भी करता था, बोलने में भी अच्छा था। लेकिन क्लास 9th में जब वो हुआ तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे। स्कूल के काउंसलर ने उसे अपने पास बुलाया और उसको समझाया जिस तरीके से मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को जगमा लेता है, इसी तरीके से हमें भी अपने आसपास की इंस्पिरेशंस को ग्रास्प करना चाहिए, लेना चाहिए, अपने अंदर इम्बाइब करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए और दूसरों तक पॉजिटिव एनर्जी भेजनी चाहिए। इसका मतलब काउंसलर उसे ये समझाना चाहता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अपने आसपास अपने दोस्तों की नेगेटिव नहीं
बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को इम्बाइब कीजिए, सीखिए और अपने से बड़ों से, टीचर्स से, छोटों से वैसा ही बिहेव कीजिए जैसा हमें करना चाहिए। सुमित इस बात को समझ जाता है और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो स्कूल काउंसलर ने कौन कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले की यहाँ पे? स्कूल काउंसलर ने रियल लाइफ एग्जांपल का यूज किया बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए मून के अलावा जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मार्स और वीनस मत लिखिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स। प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। आगे ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन है, ये हम इस तरह की वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 8 डीएवी के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।